हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका जो कक्षा 9 का जो सामाजिक विज्ञान है, इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट जो अध्याय है, जिसमें आपका जो भारत और समकालीन जो विश्व, आपका जो फर्स्ट जो इतिहास का जो आपका जो पहला चैप्टर है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो हम इतिहास के अगर संपूर्ण अध्याय की बात करें कि जो इसमें आपको जो इतिहास है वहां पर क्या क्या जो है पढ़ना है, तो यहाँ पर दो खंड में जो है आपका जो इतिहास को पूरा बांटा गया है। इस आपके क्लास 9 के जो पुस्तक है वहां पर तो खंड A में जो विभिन्न जो घटनाएं हुई और उनके कारण से जो प्रक्रियाएं हुई उसके बारे में आप जो है इस पूरे जो आपका जो हिस्ट्री का जो बुक है वहां पर पढ़ेंगे, जहां पर आपके जो फ्रांसीसी जो क्रांति है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी जो क्रांति हुई, साथ ही साथ आपके जो नास्तिकवाद और हिटलर का जो उदय हुआ, ये जो है आपको फर्स्ट सेकंड और आपके जो थर्ड जो पहला दूसरा और जो तीन जो अध्याय है यहाँ पर ये जो चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके जो दूसरा जो खंड है जहां पर जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज से संबंधित जो पॉइंट्स है वो आपको पहला जो आपका जो चौथा जो अध्याय होगा वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, इससे जो संबंधित जो चीजें आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपके जो अध्याय 5 है वहां पर आधुनिक विश्व में चरवाहे और उनका जो उससे रिलेटेड जो डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, डिफरेंट जो उससे संबंधित जो अलग अलग जो बिंदु है उस पर आपको चर्चा करना है। तो इस वीडियो में हम जो है आपका जो अध्याय फर्स्ट जो खंड फर्स्ट का जो अध्याय फर्स्ट है आपके जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जो खंड इसमें आपको जो है वो जो तीन जो अध्याय है उसमें कौन कौन सी जो मेन जो घटनाएं जो घटी, किन चीजों पर फोकस था, उससे संबंधित ये जो है घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। इस खंड में हम जो देखेंगे क्या देखेंगे, इस खंड में आप फ्रांसीसी जो क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और जो नास्तिकवाद के उदय का जो इतिहास है वो हमें जो फर्स्ट जो खंड है वहां पर देखने को, जानने को, पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ जो आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों जो घटनाओं का कौन कौन से जो तीन घटनाएं हैं, आपके जो फ्रांसीसी जो क्रांति, रूसी क्रांति और जो नास्तिकवाद हुआ, इसका जो तीनों की जो घटनाएं हैं वो पूरे जो आधुनिक जो विश्व है, जो मॉडर्न जो वर्ल्ड की हम बात करते हैं, वहां पर इनका जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से, वो कौन कौन सी जो घटनाएं हैं जिसके कारण से इनका जो महत्वपूर्ण जो योगदान है वो हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट अध्याय में हम जो देखेंगे कि आपको जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई उसके बारे में हमारा जो फर्स्ट अध्याय है। यहाँ पर हम जो अभी के दौर में जो मुक्ति, मतलब हम जो है अभी के दौर में जो मुक्त, हम जो जिस हिसाब से अभी जो आजाद हैं, जो स्वतंत्रता जो हमें मिली हुई है, जो हमारे बीच हम समानता देखते हैं, इक्वलिटी की हम बात करते हैं, ये जो चीजें हैं वो कहां से हुई, तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति से ही ये जो हमें जो समानता के जो सहज सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति के कारण से ही वहीं से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सबका भी एक इतिहास रहा है। ये जो ऐसा नहीं है कि भाई हमें मुक्ति मिल गया, स्वतंत्रता जो समानता की हम बात कर रहे हैं अभी हमें जो मिल रहा है, तो इनका एक बहुत पुराना जो इतिहास भी रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी जो क्रांति है उसके माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं कि भाई ये जो इतिहास में हमें जो हम जाकर पीछे जाकर हम जान सकते हैं कि वो जो घटनाएं हुई है, हमें जो ये जो हम अभी जो है मुक्त हैं, हम जो है स्वतंत्र हैं, हमें समानता मिली हुई है, हम एक दूसरे में समान है, तो ये जो है मिलने का कारण क्या रहा। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के कारण से ही फ्रांस में जो है राजतंत्र वो समाप्त हुआ और वहां पर जो विशेषाधिकार जो आधारित जो व्यवस्था थी से हटकर एक नई जो शासन व्यवस्था है उसका उदय हुआ। एक जो नई जो शासन व्यवस्था है उसकी प्राप्ति जो है फ्रांस को हुई। क्रांति के दौरान वहां पर जो तैयार किए गए जो मानव अधिकार घोषणा पत्र है, मतलब वहां पर जो क्रांति हुआ तो उससे रिलेटेड उससे संबंधित एक जो वहां पर एक जो चीज निकल के आया जो मानव अधिकार जो घोषणा पत्र कहते हैं। नाम से ही पता है कि जो मानव के अधिकार के लिए जो जो घोषणा किया गया,
जो घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसे मानव अधिकार घोषणा पत्र कहा गया। और ये जो है एक नए युग के आगमन को मतलब एक जो आगमन, जो नए युग का जो आगमन हो रहा था उसको वो प्रस्तुत करते हैं। देन यहां पर जो ये जो मानव अधिकार घोषणा का पत्र है वहां पर सबके एक समान अधिकार होते हैं। मतलब ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें मेन जो पॉइंट रहा गया कि भाई सबके लिए एक समान अधिकार होगा, हर व्यक्ति जो है बराबरी का दावा कर सकता है, मतलब सभी व्यक्ति को जो है वहां पर बराबर मान लिया गया। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। मतलब ये जो सोच है कि जो सभी लोग जो है समान रहेंगे, सभी को एक समान अधिकार होगा, तो वो वहां के जो नई जो राजनीति है उसकी एक जो सोच में जो है बस गई थी। सो समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। सो अलग अलग जो देश हुए, अलग अलग उनके जो विचार हुए, तो उनकी जो सोच और विचार है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और जो अलग अलग जो देश थे, तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार है उनको उसने अलग अलग तरीके से उसने अपने में समेटा। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे। मतलब ये जो क्रांति है उसके जन्म के साथ हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जो है जैसे हमारे यहाँ भारत की बात की गई, चीन है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, तो वहां पर बहुत सारे जो ऐसे जो उपनिवेश विरोधी जो आंदोलन चले, मतलब अपने आप को वहां के जो लोग हैं वो आजाद करवाने के लिए, किसी दूसरे देश के जो शासन में न रहते हुए अपने आप को आजाद करवाने के लिए उन लोगों ने एक आंदोलन चलाया। और इनका जो आंदोलन का जो जन्म है वो कहां से हुआ था, किन विचारों से हुआ था, तो वो हुआ था फ्रांसीसी क्रांति की जो घटनाएं जो घटी उन्हीं से ये जो विचार है वो निकलकर सामने आए थे। सो अब जो नेक्स्ट आता है बेटा, यहां पर हम और देखते हैं कि जो ये जो आपके जो कई जो विचार जो आंदोलन जो आए, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरों को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। मतलब ये क्या हुआ कि भाई ये जो हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये जो आंदोलन हमें देखने को मिलता है, सो ये जो आंदोलन की शुरुआत है वो जो 18वीं सदी के जो उत्तरार्ध में जो घटनाएं जो में हुई थी, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उन्हीं के कारण से उपनिवेशवाद विरोधी जो आंदोलन है भारत, चीन, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका जैसे देशों में, इसी के कारण से वहां पर पनप पाया, वहां पर उदय हो पाया था। तो ये इन सबसे संबंधित जो हम जो चीजें हैं वो आपके फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ेंगे। आपका जो सेकंड जो अध्याय है वहां पर हम जो देखेंगे कि आपका भाई यूरोप में जो समाजवाद के जो आगमन हुआ था और उसके जो नाटकीय जो घटनाक्रम है, जो वहां पर जो है डिफरेंट जो एक घटनाएं जो घटी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी के चलते जो रूस के जो शासक थे जार निकोलस सेकंड को जो आपके जो सत्ता है वो छोड़नी पड़ी, मतलब वो जो है उनको गद्दी से हटा दिया गया, वो वहां के राजा नहीं रहे, शासक नहीं रहे। देन रूसी क्रांति के कारण से जो समाज में जो परिवर्तन हुआ, एक नए तरीके से जो समाज को गढ़ने का जो प्रयास किया गया, उसके बारे में हम जो है आपके जो सेकंड अध्याय में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस क्रांति के जो आर्थिक समानता और मजदूर जो की बेहतरी का जो सवाल उठा गया, मतलब आर्थिक जो समानता है और वहां के जो मजदूर थे उनकी जो बेहतरी है, उनके जो बराबरी के लिए जो प्रयास किए गए, उनके द्वारा जो समस्याओं का जो समाधान किया जा रहा था उनके समाधान के लिए प्रयास किए गए। साथ ही साथ इस अध्याय में हम जो नई जो सोवियत सरकार है उनके द्वारा जो शुरू किए गए जो बदलाव थे, उनके सामने आई जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उनसे निपटने के लिए जो सरकार के द्वारा क्या जो कदम जो उठाए गए थे उसके बारे में हम जो ये जो यूरोप में जो समाजवाद है उससे संबंधित जो चीजें हैं वो आपके जो यूरोप की जो क्रांति है हम उसके बारे में उस चैप्टर में जानेंगे। सोवियत रूस की जो सरकार ने जो खेती से संबंधित खेती का जो औद्योगिकरण किया था, मशीनीकरण का कार्यक्रम जो है दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया था और उसने जो है नागरिकों के कई ऐसे अधिकार का भी हनन किया था जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ऐसा बात किया गया कि भी सोवियत सरकार ने जो है बहुत सारी जो चीजें हैं वो लोगों को प्रदान करने का प्रयास किया गया था, बट
इसी के साथ ही साथ जो कुछ ऐसी भी जो चीजें हुई जो उनके जो नागरिकों के जो अधिकार है उनको भी हनन कर लिया गया। ये जो चीजें हैं जो लोकतांत्रिक समाज में जो होना चाहिए वो वहां पर नहीं हो रहा था। फिर भी जो समाजवाद का जो नारा जो विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना, वो कहीं ना कहीं ये जो यूरोप में जो समाजवाद जो पनपा था उनकी उत्पत्ति हुई थी, उसी के कारण से। और जो अदर जो उपनिवेशवाद जो देश है वहां पर इन सबको फॉलो किया गया था, इन सबके जो रहा है वहां पर चला गया था। अब यहां पर आता है कि भाई आज जो सोवियत संघ जो बिखर चुका है ना, इसका और जो समाजवाद का जो संकट है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली साबित था। मतलब जो भाई उस समय 20वीं सदी में जो है जो समाजवाद जो तैयार हुआ था यूरोप में, तो ये जो यूरोप की क्रांति रही उसका एक अहम योगदान रहा था, उनका एक अहम रोल रहा था। देन हम जो है नेक्स्ट जो आपका जो तीसरा जो अध्याय है वहां पर आपको जो जर्मनी में जो हिटलर का जो उदय हुआ था और जो नास्तिवाद का जो जन्म हुआ था उसके बारे में ये जो तीसरा जो चैप्टर है हमारा, वहां पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो हम है आपके जो नास्ती जो जर्मनी है, औरतों की क्या भूमिका थी, औरतों की जो दशा थी, वहां के जो महिलाओं की जो स्थिति थी, वहां के जो बच्चों की जो स्थिति थी, स्कूलों और जो यातना गृहों में जो पढ़ते थे, वहां पर रहते थे, पढ़े रहेंगे, तो उसके बारे में हम जो है यातना गृह के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ इस अध्याय से हमको पता चलेगा भाई कि जो नास्तिवाद ने किस हद तक जो विभिन्न जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनके जो जीने के जो अधिकार है उनको वंचित कर लिया था। मतलब कुछ जो ऐसे जो समुदाय जो संगठन थे जो जिनकी संख्या कम थी, तो ऐसे लोगों को उनके जो जीने के जो अधिकार है उनको भी उनसे छीन लिया गया था। किस तरह से यहूदियों का जो सफाया किया गया, जो नास्तियों ने यहूदियों को जो सफाया किया, साथ ही साथ यहूदी जो विरोधी भावनाओं को भड़काया गया, लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया गया। तो ये सभी जो चीजें हैं हमें तीसरे जो अध्याय में जानने को मिलेगा। नास्तिवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ घटनाओं, सत्ता की पैशाचिक चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है, यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। मतलब ये जो आपका जो नास्तिवाद की जो उदय हुआ था, वहां पर हिटलर का जो उदय हुआ था, एक छोटी मोटी कहानी के रूप में नहीं देखा गया है ना। वहां पर आप आगे जो देखेंगे तो कैसे जो है हिटलर के द्वारा जो बर्बरता किया गया, यहूदियां हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ये जो चीजें हैं आपको जो तीसरे अध्याय है वहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भारत में भी कुछ जो लोग हैं वो हिटलर के जो विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो नास्तिवाद के उदय पर खौफ ही महसूस करते हैं, क्योंकि भाई जो नास्तिवाद का जो उदय हुआ था वो एक ऐसी जो घटना थी जिसने पूरे विश्व को झकझोर करके रख दिया था। क्योंकि जिस तरीके से जो नास्तियों के द्वारा जो यहूदियों को जो कत्लेआम किया गया था वो बिल्कुल भी जायज नहीं था। अब देखते हैं बेटा कि जो आधुनिक जो विश्व का जो इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी भर नहीं है, यह हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की भी कहानी है। यहाँ पर यही बेटा कि जो ये जो स्वतंत्रता या फिर लोकतंत्र की हम कहानी के रूप में हम इसको देखते हैं। भाई आधुनिक विश्व का जो इतिहास है वो बस इतना ही नहीं है, यहाँ पर जो लोकतंत्र किस तरीके से फला फूला, लोकतंत्र की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, इसके बारे में ना होकर वहां पर जो हिंसा हुई, निरंकुशता आई, मृत्यु और महाविनाश की जो कहानी जो घटी गई, कई लोगों को मारा गया, काटा गया, तो इन सब का जो विस्तृत जो विवरण है इन जो तीन जो अध्याय हैं वहां पर हमें देखने को मिलेगा। तीनों जो अध्याय है एक अलग अलग एरिया से जो है संबंधित है, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है, तो तीनों की कहानियों में जो है डिफरेंसेस, विभिन्नताएं हमें देखने को मिलेगी। बट अल्टरनेटिव हम देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ये हमारे लिए जुड़ा हुआ है। ये तो हो गया बेटा आपका जो प्रारंभिक जो चर्चा रही, ये जो तीन अध्याय से रिलेटेड संबंधित। अब जो हम जो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वो है कि भाई हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है फ्रांसीसी जो क्रांति, वहां पर किस तरीके से जो घटनाएं हैं वो घटती है और क्या क्या जो वहां पर जो चीजें हैं वो होती
है। सो फ्रांसीसी क्रांति की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर आपको जो जानना है, देखने को मिलेगा, वो है कि जो 14 जुलाई 1789 की सुबह की बात है, जब पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ये जो घटना है, फ्रांसीसी जो क्रांति है, वो हम जो है आगे के जो घटनाक्रम है उससे पहले कुछ बीच के जो घटनाक्रम को जानते हैं कि जो भाई फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था। फिर बाद में हम जो देखेंगे कि जो ये जो घटनाएं हैं वो किस कारण से जो घटी, तो उसका जो पीछे जो चीजें हुई हम उसके बारे में जानेंगे। तो 1789 की सुबह की बात है, जब पेरिस का जो एक जो शहर था, पेरिस जो नगर था, वहां पर आतंक का माहौल था। मतलब लोग जो है डरे हुए थे। क्या उसका कारण क्या था? सम्राट ने जो है सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। मतलब भाई वहां के जो सम्राट थे, वहां के जो राजा थे, उसने शहर में सेना को घुसने का आदेश दे दिया था। मतलब शहर में हमला होने वाला था। अब हमला होने वाला है मतलब लोग जो है डर जाएंगे। वही हुआ था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। मतलब यहां पर जो है लोगों का जो डर का मेन जो रीजन था कि भाई जो सम्राट ने सेना को आदेश दे दिया है कि वो पेरिस नगर में जाए और वहां के जो लोगों को गोलियों से भून दे, गोलियों से छल्ली कर दे। तो इस कारण से वहां के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से आतंकित हो गए थे। लेकिन लगभग जो 7,000 जो मर्द हैं और औरतें हैं, वो जो टाउन हॉल है उसके सामने एकत्र हो गए और उन्होंने एक जन सेना का गठन किया। मतलब अब उनको पता चला कि भाई जो है सरकार, सम्राट है, जो उसने जो है उस समय जो लुई 16 जो थे, लुई जो 16वां जो था, वो जो सम्राट थे, तो उनके द्वारा जो सेना भेजा गया था, तो उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में या फिर उससे निपटने सामना करने के लिए जो लगभग जो पेरिस नगर के जो 7,000 मर्द और औरतें हैं, वो जो वहां पर जो एक जो मेन जो टाउन हॉल था, बीच में एक जो हॉल था, वहां उसके सामने इकट्ठा होते हैं और एक जन सेना, मतलब लोगों का जो समूह है, संगठन, सेना है, उसका निर्माण करते हैं। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए थे। मतलब भाई उनको हथियार चाहिए था क्योंकि उनको जो है सेना के साथ लड़ना था। इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो जो है जबरन कई ऐसे जो सरकारी जो भवन है उसके अंदर घुस जाते हैं और वहां पर जो है वो क्या करते हैं, हथियारों की तलाश करते हैं ताकि वो जो है सेना के साथ लड़ सके। अंततः सैकड़ों जो लोगों का एक जो समूह है वो पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ता है। जो बास्टाइल का जो किला था, एक मतलब जो पेरिस जो नगर था, वहां से वो पूर्वी भाग, मतलब जो पूर्व की ओर है, वहां से वो जाते हैं और उसके बीच में जो बास्टाइल का जो किला है वो पड़ता है और वहां पर एक जो जेल था उसको वो तोड़ देते हैं और वहां से जो भारी मात्रा में जो गोला बारूद है उनकी मिलने की जो संभावना होती है, उसके कारण से वो उस जेल को तोड़ देते हैं और वहां पर जो हथियार है उसको कब्जे में कर लेते हैं। और इसकी लड़ाई में जो बास्टाइल का जो जेल है उसको वहां पर हथियार को कब्जा में कर लेते थे। इस लड़ाई में वहां के जो कमांडर थे वो मारे जाते हैं और जो कुछ जो कैदी है उनको वहां से छुड़वा लिया जाता है। कैदियों की संख्या जो है ओनली कितनी थी? 7, जो केवल 7 ही जो है उनकी जो संख्या थी। फिर सम्राट की जो निरंकुश शक्तियों का जो प्रतीक होने के कारण से बास्टाइल जो किला है उनको जो लोग है वो घृणा के रूप में देखते थे। मतलब जो ये जो बास्टाइल का जो किला था वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण से वो क्या करते हैं भाई कि जो वो जो है पूरी तरीके से वो जो किला है उसको ढहा देते हैं। मतलब वो जो किला है उसको विध्वंस कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं और उसके जो अवशेष जो थे उनको वो बाजार में बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो जो बास्टाइल का जो किला है उसका जो उसको ढहाया गया था, उसको तोड़ दिया गया था, तो उसके विध्वंस के जो स्मृति चिन्ह के रूप में उसके जो अवशेष हैं, जो ईंट है, उनके जो दीवारों की कुछ जो चीजें हैं, वहां पर जो चीज मिले था उनको वो रख लेते हैं। इस तरीके से जो फ्रांसीसी जो क्रांति है वहां पर 1789 की जो घटनाएं हैं वो घटती जा रही थी। अब इस घटना के बाद जो है कई दिनों तक पेरिस तथा देश के जो देहाती जो क्षेत्र है वहां पर भी कई तरीके से और जो संघर्ष हैं वो हुए। मतलब ये जो पेरिस का जो आपका जो बास्टाइल का जो जेल है वहां पर ये घटनाएं नहीं हुई थी।
इसके अलावा और जो देहाती जो अंदर पेरिस के जो और जो अंदर जो गांव है, देहाती जो गांव है, वहां पर भी इस तरीके से घटनाएं हुई थी। और इसके जो घटनाएं होने का जो रीजन बहुत सारे जो थे, उसमें से कुछ था कि जो अधिकांश जो जनता है वहां पर जो पाव रोटी की जो महंगी जो कीमतें हैं उनका विरोध कर रहे थे। पाव रोटी मतलब उस समय जो लोग हैं वहां जो है फ्रांस के जो लोग हैं वो पाव रोटी है उसको खाते थे, उसको खाना पसंद करते थे। बट जो उनका जो प्राइस है, उनका जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा हो गया था। अब वो जो महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे लोग, सो बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के जो सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। मतलब अब ये जो स्टार्टिंग शुरुआत में ये जो घटनाएं जो घटी थी, सो इसके जो आने वाले भविष्य का जो निर्णय क्या होगा, भविष्य में क्या घटनाएं घटेगा, और इसके बारे में जो इतिहासकार है उनको पहले से अनुमान हो गया था। और इसकी जो परिणति है, ये जो घटनाओं का जो रिजल्ट क्या निकल के आया, सो वो था कि भाई सम्राट को फांसी दे दिया गया, सम्राट को फांसी दे दिया गया। और उस समय जो लोग थे उनको ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी कि भाई जो वहां पर से राजा है उनको सीधा सीधा फांसी दे दिया जाएगा, उनको मरवा दिया जाएगा। ये जो चीजें हैं वहां के जो लोग हैं या वहां के कुछ जो इतिहासकार है उनको भी इस टाइप का जो अंदाजा नहीं था। बट कुछ जो लोग हैं, कुछ जो इतिहासकार है, उसने ये अंदाजा भी लगा लिया था क्योंकि लोगों का जो विद्रोह है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित होकर निकल कर बाहर आया था। सो अब ये जो चीजें हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, सो ये घटनाएं क्यों घटित हुई और कैसे घटित हुई, सो हम आगे जो है देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इससे संबंधित आपको चित्र जो है वो दिखाई दे रहा है, जहां पर चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है लोग जो है बास्ताइल का जो किला है उसको विध्वंस करते हैं, उसको तोड़ते हैं। इसके बारे में जो चित्रकार थे उस समय उनके द्वारा बहुत ही अलग अलग जो चित्र है वो प्रस्तुत किया गया था, पेंटिंग किया गया था। अब ये जो आगे की जो घटनाएं घटती है कि जो है आपका जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, मतलब 18वीं सदी का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट था, सो वहां पर जो फ्रांसीसी जो समाज था वो किस तरीके से था। तो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा कि जो सन 1794 में बुर्बो राजवंश का जो लुईस जो 16वां है फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। मतलब 1774 में जो बुर्बो जो राजवंश है वो हुआ करते थे उस समय फ्रांस में। तो उसके जो राजा के रूप में जो लुई जो 16वां है वो जो है फ्रांस की राजगद्दी है, फ्रांस का जो राजा है वो बन जाता है। तो जब वो राजा बनते हैं तब उसकी जो उम्र है वो केवल कितनी सी 20 साल थी। और उसके बाद उनका जो विवाह है वो ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है मेरी एंतोनेट के साथ हुआ था। मतलब उनका जो विवाह है मात्र 20 साल की जो उम्र में वो राजा बन जाते हैं और उनका जो विवाह है वो ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है मेरी उनके साथ हो जाती है। सो अब यहां पर आता है कि भाई राज्यरोहन जिस समय जो है लुई जो है 16 है वो फ्रांस पर की गद्दी पर बैठते हैं। सो उस समय उसका जो पूरा जो राजकोष है, मतलब उनका जो खजाना था वो पूरी तरीके से क्या था, खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण से फ्रांस के जो वित्तीय जो संसाधन है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। मतलब बहुत युद्ध जो है फ्रांस को लड़ना पड़ा। सो इसके कारण से जो उनका जो पूरा जो वित्तीय जो स्ट्रक्चर है, मतलब उनके पास जो है खजाना पूरी तरीके से खाली था। वर्साइल के जो विशाल जो महल और राज दरबार की जो शानो शौकत को बनाए रखने के लिए बहुत सारा फिजूल खर्च भी हो जाता, तो उसका जो बोझ है वो राजा के पास अलग था। साथ ही साथ जो लुई जो 16वां है उसके जो शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के जो 13 जो उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। मतलब अब यहां पर क्या हुआ भाई कि जो लुई जो 16वां है वो उसके जो शासन काल में जो फ्रांस ने जो अमेरिका के जो 13 जो उपनिवेश थे जो ब्रिटेन के जो पास थे, ब्रिटेन ने उसको अपने कब्जे में कर लिया था। सो उनको आजाद करने के लिए जो फ्रांस ने अमेरिका की मदद किया था। सो उसके कारण से भी इनके जो है
खजाने हैं वो खाली हो गए थे। इस युद्ध के कारण से उनको जो है फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। अब यहां पर क्या हुआ भाई कि ये जो युद्ध लड़ने गए मदद किए उसकी, तो इसके कारण से भाई फ्रांस पर क्या हुआ, 10 अरब जो लिवरे है उसका कर्ज चढ़ गया। उससे पहले ही जो 2 अरब जो लिवरे है उसका जो बोझ है वो ऑलरेडी फ्रांस पर था। ये जो लिवरे है वो क्या है, तो लिवरे एक जो फ्रांसीसी जो क्या होता है पैसा है, जैसे हमारे यहाँ जो रुपया पैसा चलता है, तो उसी तरीके से जो फ्रांस में जो है लिवरे चलता था उस समय। तो अब ये जो है कर्ज जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। सरकार ने कर्जदाता थे वो अब उनसे 10% ब्याज की मांग करने लगे। मतलब जो सरकार है उन पर जो ब्याज का जो बोझ है वो बढ़ते जा रहा था। जो ब्याज देने वाले थे वो उनसे 10% जो है ब्याज की मांग कर रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा था। इसके फलस्वरूप जो फ्रांसीसी जो सरकार है उसने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर था। मतलब भाई जो खर्चा जो है बहुत ज्यादा, जो उनका जो पैसा है, खजाने का जो पैसा है, उनका जो बजट है वो कर्ज को चुकाने पर खर्चा हो रहा था, और जो अदर जो चीजें हैं उन पर राजा का फोकस नहीं रहा था। वो उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। और राजा जो है अपने नियमित के जो खर्चे हैं, जैसे सेना के जो रख रखाव है, राज दरबार से संबंधित जो खर्चे हैं, सरकारी जो कार्यालय हैं, विश्वविद्यालय, उनको चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने एक क्या उपाय सोचा कि उनको जरूरी हो गया, बाध्य हो गए कि भाई उनको करों में जो है वृद्धि करना पड़ेगा। क्योंकि जो सरकार का जो इनकम में, मतलब सरकार के पास जो पैसे जो लिवरे हैं उनके आने का जो सोर्स था वो क्या था, वो था उनका जो है ये जो कर्ज है, आपके जो कर हैं, वही एक जो मेन जो सोर्स था। 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज है वो 3 स्टेट में बटे हुए थे। मतलब फ्रांसीसी जो समाज है उनको 3 स्टेटों में बांटा गया था, और उन तीनों में से ही जो तीसरा जो स्टेट है, केवल जो तीसरा जो स्टेट्स है वही जो है जो जनसाधारण जो लोग थे टैक्स है, कर्ज है, वो अदा करते थे। यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, ये जो आपका इमेज जो है ए स्टेट आपको दिखाई दे रहा है। प्रथम ए स्टेट में आपके पादरी वर्ग जो थे, द्वितीय जो स्टेट है वहां पर कुलीन वर्ग जो थे, मतलब जो राजा उसके जो संबंधी जो रिश्तेदार हैं वो हुआ करते थे। तृतीय जो स्टेट है वहां पर देखा जाए तो उसमें भी जो अलग अलग 3 जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, जहां पर स्ट्रक्चर में आपको बड़े व्यापारी अदालती कर्मचारी, वकील आदि जो लोग थे, साथ ही साथ आपके जो उससे जो नीचे लेवल पर किसान और कारीगर हुआ करते थे, और सबसे जो नीचे जो छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर हुआ करते थे। तो इस तरीके से जो फ्रांस का जो समाज है वो 3 स्तरों पर बटा हुआ था। 3 जो ए स्टेट है उन पर बटा हुआ था, और टैक्स जो देने का जो काम है, टैक्स जो पे करना था, वो तृतीय स्टेट के जो लोग हैं उसी को पे करना होता था। ये जो वर्ग जो बटा हुआ था, विभाजित किया गया था, इसमें आता है कि वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। मतलब ये जो समाज जो बटा हुआ था तो वो मध्यकालीन जो सामंती व्यवस्था है उसी रूप में बहुत पहले से बटा हुआ था, और प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। मतलब भाई प्राचीन जो राजतंत्र जो व्यवस्था है उसका जो प्रयोग है वो 1789, ये जो विध्वंस जो नहीं हुआ था, ये जो लोगों का विद्रोह नहीं हुआ था, उससे पहले के जो समाज को बताने के लिए प्राचीन राजतंत्र के जो शब्द है उसका जो फ्रांसीसी जो समाज में यूज किया जाता है। देन चित्र जो है 2 में यहाँ भी जो हमने देखा कि भाई कि जो एक जो समाज व्यवस्था जो बटी हुई है उसमें से लगभग जो पूरी आबादी का जो 90% जो लोग थे जो किसान थे, और वही जो है ज्यादातर टैक्स पे करते थे, जो वही जो है कर देते थे। लेकिन जो जमीन के जो मालिक हैं वो बहुत ही कम थे, उनके पास जमीन बहुत कम था। लगभग जो 60% जो जमीन है उन पर जो कुलीन वर्ग के जो लोग हैं उनका कब्जा था। चर्च और जो तीसरे जो ए स्टेट को जो अमीर जो थे उनके पास ज्यादातर जो अधिकार थे, और आपके जो इनके पास जो
जमीन का लगभग जो 60% हिस्सा जो अच्छे खासे जो लोग थे, जो कुलीन व राजा महाराजा के उनके जो संबंधी थे उनके पास था। चर्च में जो पादरी हुआ करते उनके पास था। तीसरे जो स्टेट के जो अमीर हैं उनको बहुत सारे जो अधिकार हैं वो दिए गए थे और उनके पास भी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा था। प्रथम जो दो स्टेट थे और कुलीन वर्ग जो थे, जिसमें पादरी जो थे दो स्टेट्स में, तो इनको जो है कुछ जो विशेषाधिकार जो है जन्मना, मतलब जैसे ही वो जन्म लेते थे तो उनको जो है बहुत सारे जो विशेषाधिकार है वो दे दिए गए थे। साथ ही साथ इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषाधिकार जो इनको मिला हुआ था वो था कि जो राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट, जो राज्य को जो कर दिए जाते थे उनमें जो छूट जो है वो दे दिया गया था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे, मतलब यहाँ के जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनको अलग से और जो कुछ विशेषाधिकार प्राप्त किए गए थे, वो क्या था, वो तो वह जो किसानों से सामंती कर वसूल कर सकते थे। मतलब भाई जो आपके जो किसान हैं उनको तो सरकार को भी टैक्स करना है, साथ ही साथ जो कुलीन वर्ग के जो विशेषाधिकार जो प्राप्त जो लोग हैं, पादरी हैं, उनको भी टैक्स पे करना है, सामंती कर भी जो है उनको पे करना है। सो किसान अपने स्वामी की सेवा करना, मतलब स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। मतलब वहां के जो किसान थे, जो मजदूर वर्ग हैं, उनको अलग अलग कामों के लिए मजबूरन उनको जाना पड़ता था। जो सामंत है, जिनके पास जमीन है, उनके खेतों में वो काम करते थे, उनके घरों में काम करते थे, सैन्य सेवाएं देना, सेना में शामिल होना, सड़कों के निर्माण में अपनी सहभागिता देना, ये सभी जो काम है ये जो छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर वगैरह ये सभी करते थे। देन नेक्स्ट आता है भाई कि जो चर्च भी जो है वो किसानों से, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कि वो भी जो है टैक्स कर है वो वसूल करते थे। सो ये जो आपके जो चर्च है जो कर वसूलते थे उसे कहा जाता था टाइड। क्या कहा जाता था? टाइड, जो एक प्रकार का जो धार्मिक कर था जो पादरी जो है वो किसानों से वसूलते थे। साथ ही साथ जो तीसरे जो स्टेट के जो तमाम लोगों को सरकार को तो कर जो चुकाना पड़ता था, ये जो कर थे उसे टाइल कहा जाता था। टाइल है वो जो धार्मिक कर जो था, जो पादरी जो है चर्च है वो वाले वसूलते थे, और जो टाइल है वो सीधा सीधा जो किनको राजा को दे दिए जाते। ये जो है प्रत्यक्ष कर था, बट अनेक जो अप्रत्यक्ष कर भी है जो दिया जाता था किनको, राजा जो है उस पर अप्रत्यक्ष कर लगाते, जैसे नमक है, तंबाकू है, और जो रोजाना की जो अन्य जो वस्तुएं हैं उन पर भी किसी न किसी तरीके से जो डिफरेंट जो टैक्स है, कर है, वो लगा दिया गया था। सो इस प्रकार से देखें तो राज्य के जो वित्तीय कामकाज का जो सारा बोझ है करों के माध्यम से जो तीसरे स्टेट के जो नीचे लेवल के जो जनता है वो उनको पे करना पड़ता था। वही जो है सभी प्रकार के जो कर्ज हैं वो पे करते थे। तो इस तरीके से फ्रांस का जो समाज है वो बटा हुआ था। यहाँ पर एक कार्टून के माध्यम से, एक इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है भाई कि जो बेचारा जो एक गरीब है वो अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, और ये जो बैठा हुआ जो मोटिव जो जमींदार है वो बैठा बैठा सब कुछ स्वीकार कर लेता है और इसके गरीब की तरफ देखता भी नहीं है। यहाँ पर आपको जो एक मकड़ी और इधर आपका एक क्या दिखाई दे रहा है, मक्खी दिखाई दे रही है। इसके थ्रू इस दोनों में तुलना करने के लिए आपको एक्टिविटी क्रियाकलाप में वो करने के लिए कहा गया है। सो ये तो हो गया बेटा आपका जो है कुछ जो चीजें स्टार्टिंग में जो घटनाएं घटी। अब जो है 1.1 में आता है आपका भाई कि जीने के लिए जो लोग ने वहां का जो है क्या करने लगे, संघर्ष करने लगे।